नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को देखेंगे जो आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही हो, यानी कि 100 प्रश्न का टारगेट लेकर चलिएगा और जो प्रश्न गलत हो उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक रफ कॉपी ले लीजिए, जितने प्रश्न गलत हो और जितने प्रश्न सही हो उन्हें नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं, यानी पहला प्रश्न देखते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। खंड काव्य की परिभाषा इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए है किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति, या किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुति, किसी मनुष्य के जीवन की काल्पनिक गद्य रचना या पूर्ण नाटकीय रचना जिसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष की अभिव्यक्ति हो। इनमें से कौन सा ऑप्शन खंड काव्य की परिभाषा है? सही उत्तर है किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2 देखिए, संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है? धारा 120, धारा 210, धारा 343 या 344? संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है? इसका सही उत्तर है धारा 120। इसके अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है। वहीं अगर बात करें हम धारा 210 की, तो इसके अनुसार विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा आती है। और 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। इसके अलावा 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन आता है। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। पंकज शब्द निम्नलिखित में से किस भेद के अंतर्गत आएगा? रूढ़, निरर्थक, यौगिक या योग रूढ़? सही उत्तर है ऑप्शन डी, योग रूढ़ के अंतर्गत आएगा। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन अर्थ के आधार पर अगर हम देखें तो वो सामान्य अर्थ को छोड़ देते हैं और किसी परंपरा के विशेष अर्थ का परिचायक होते हैं। पंक यानी कि कीचड़ और ज यानी कि पैदा हुआ, यानी कि कीचड़ में पैदा हुआ, इसका सामान्य सा अर्थ होगा, लेकिन यह कमल के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह शब्द योग रूढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा? ऑप्शन ए, छात्रः द्वय पुस्तकं क्रीत, छात्रः पुस्तकौ अक्रीणात्, छात्रः द्वौ पुस्तकौ क्रीतः या छात्रः द्वय पुस्तकानि क्रीयते? सही उत्तर है ऑप्शन सी, छात्रः द्वौ पुस्तकौ क्रीतः। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, याच धातु योगे केवलम कारकम उक्तम एकमेव, अपादानम, अधिकरणम, कर्ता या कर्म? यानी कि याच धातु के योग से कौन से कारक में प्रयोग किया जाता है? याच धातु का प्रयोग कौन से कारक में किया जाता है? याच धातु के योग में कर्म कारक का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यतश्च निर्धारणम किन विभक्तियों का विधायक है? प्रथमा तृतीया, पंचमी सप्तमी, षष्ठी सप्तमी या चतुर्थी द्वितीया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, षष्ठी सप्तमी। जब समूह में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो वहां पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है, और इस सूत्र से यहाँ पर षष्टमी विभक्ति है यतश्च निर्धारण सूत्र से। जैसे हम कहते हैं कि कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, या फिर कविषु वा कालिदास श्रेष्ठ, तो इसमें हम सभी कवियों में कालिदास को श्रेष्ठ बता रहे हैं, तो वहां पर षष्ठी सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। पठ धातु परस्मैपदी लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? पठिष्यत, पठिष्याम, पठिष्यथ या पठिष्यामि? लिट लकार यानी कि भविष्य काल, और इसका राइट आंसर हो जाएगा पठिष्यामि, यानी कि ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 8 देखिए, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सहसा विदधित न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना कौन सी है? यानी कि यह किस रचना से पंक्ति ली गई है? शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषधचरितम या कुमार संभवम? सहसा विदधित न क्रियाम। सही उत्तर है
किराता अर्जुनियम। यह सूक्ति किराता अर्जुनियम रचना से ली गई है और इस महाकाव्य की रचना महाकवि भारवी ने की थी, तो यह पंक्ति भारवी की है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? सत्व, रजतम, ओज प्रसाद, माधुर्य, गौड़ी, विदर्भी, पांचाली या उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। ऐसा कहा जाता है कि उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं और अर्थ गौरव के लिए भारवी और पद लालित्य के लिए दंडी प्रसिद्ध हैं, लेकिन माघ में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। उपमा कालिदास की विशेषता है, एक सूक्ति मिलती है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, यानी कि माघ में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अध्युड़ा, परित्यक्ता, अनूढ़ा या खंडिता। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सही उत्तर है अध्युड़ा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो उसे अध्युड़ा कहते हैं, लेकिन वह स्त्री जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो तो उसे खंडिता कहते हैं। इसके अलावा वह स्त्री जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो तो उसे परित्यक्ता कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 है, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार्य को बतलाती है, उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है या संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। प्रश्न संख्या 12 को देखिए, भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से भाषा की परिभाषा इनमें से क्या होगी? सभी ऑप्शंस को पढ़ के उत्तर दीजिए, मैं पढ़ूंगी तो ज्यादा समय लगेगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, भाषा मानव मुख्य ध्वन्यांगों से निःसृत सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों के सुशृंखलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं, आप किस कथन को असंगत मानते हैं? एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने में अनुवाद पुल का कार्य करता है। अनुवाद के माध्यम से संसार का समस्त ज्ञान और साहित्य हमारे पास आ जाता है। अनुवाद में अनु का अर्थ पहले लिखना, वाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिख देना, या एक भाषा में व्यक्त भावों व विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। आपको असंगत कथन बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुवाद में अनु का अर्थ है पहले लिखना और वाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिख देना। यह गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि व साहित्यकार या समाज? पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? और इसका सही उत्तर है भाषा वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली या उपभाषा? आसान सा प्रश्न है यह, उसे बोली कहते हैं। प्रश्न संख्या 16 को देखिए, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? ब्राचड़, पैसाची, मागधी या अर्धमागधी? इस प्रैक्टिस सेट में शुरू में व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को लिया गया है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे साहित्य के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो पूरी प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए और देखिए कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। सही उत्तर है इसका ब्राचड़। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? साधारण धर्म, वाचक, उपमान या उपमेय? सही उत्तर है ऑप्शन ए, साधारण धर्म। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है? शब्द तत्व, अलंकार तत्व, अर्थ तत्व या भाव तत्व? इनमें से कौन सा काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है?
से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अलंकार तत्व। अलंकार जो है काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, यह केवल सजावट के लिए होता है, यानी कि शोभा विधायक तत्व है। बात करें शब्द तत्व, अर्थ तत्व और भाव तत्व की, तो इनके बिना काव्य का सृजन संभव नहीं है, इसलिए ये काव्य के अनिवार्य तत्व हैं, अलंकार नहीं है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, इनमें अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा में रूप, रंग, गुण आदि की समानता के आधार पर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, या जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है, या जहां उपमेय उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप किया जाए तो वहां संदेह अलंकार होता है। कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सही नहीं है। जहां उपमेय पर उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप किया जाता है तो वहां पर संदेह अलंकार नहीं, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 देखिए, पीयूषो कहेहु संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनि विरहे जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? चौपाई, दोहा, कुंडलिया या सोठा? से उत्तर हो जाएगा दोहा छंद। इन पंक्तियों में दोहा छंद है। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और यह पंक्तियां किस रचना से हैं? यह पंक्तियां हैं मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावती से। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया यह वाक्य भावकत्यम साधारणीकरण निम्नलिखित में से किस आचार्य का है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए यह। भट्टनायक का, रुद्रट का, विश्वनाथ का या जगन्नाथ का? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए भट्टनायक का। प्रश्न संख्या 22 देखिए, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, अधिकरण या अपादान? तोता डाली पर बैठा है, सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण कारक, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, वाराणसी का बनारस रूप में विकास किसका उदाहरण है? व्यंजन विपर्य का, व्यंजनागम का, व्यंजन लोप का या स्वर व्यंजनागम का? वाराणसी का बनारस रूप में विकास किसका उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा इसका व्यंजन विपर्य का। विपर्य यानी कि इसमें से किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे स्थान के पहले स्थान पर आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर न जो है यहाँ पर र यहाँ पर आ गया है और न जो है यहाँ पर आ गया है, इसलिए वाराणसी से बनारस बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 है, कंकण क्वणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातरताएं आज न मुख को सता रही। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? काल दोष, वचन दोष, लिंग दोष या च्युत संस्कृति दोष? से उत्तर है ऑप्शन डी च्युत संस्कृति दोष। व्याकरण दृष्टि से अशुद्ध पदों का प्रयोग च्युत संस्कृति दोष कहलाता है। जहां पर ग्रामीण शब्दों का प्रयोग कर लिया जाए वहां पर भी च्युत संस्कृति दोष कहलाता है। यहाँ पर छाती शब्द जो है यह भी ग्रामीण शब्दों के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? सभंग श्लेष वक्रोक्ति, अभंग श्लेष वक्रोक्ति, काको वक्रोक्ति या प्रहेलिका? जब वक्र उक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहते हैं? से उत्तर है काकू वक्रोक्ति। ऑप्शन माफ कीजिएगा, प्रश्न संख्या 26 है, तरु रिपु रिपुधर देख के विरहनी ती अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। च्युत संस्कृति दोष, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व या क्लिष्टत्व?
तरु रिपु रिपुधर देखी के विरहनी तिय अकुलाय, इसमें कौन सा काव्य दोष है? और यह अधिकतर परीक्षाओं में पंक्तियां पूछी जाती हैं। सही उत्तर है इसका क्लिष्टत्व दोष। जहां पर काव्य को समझने के लिए काव्य शास्त्रीय मान्यताओं की का सहारा लेना पड़ता है, तो वहां पर जो है क्लिष्टत्व दोष होता है, यानी कि जिसको समझने में कठिनाई हो या दृष्टिकूट पद शैली को अपनाया गया हो, तो वहां पर क्लिष्टत्व दोष होता है। यहाँ पर बात करें तो तरु यानी कि वृक्ष और रिपु यानी कि शत्रु। तरु रिपु यानी कि वृक्ष के शत्रु कौन है? अग्नि। अग्नि को माना जाता है, ठीक है। और अग्नि के रिपु कौन है? धर, यानी कि अग्नि के रिपु हैं जल है, और जल को धारण करने वाले को कहते हैं बादल, ठीक है। धाराधर यानी कि बादल, और उसको देख के जो विरहनी है वह विरह से व्याकुल हो जाती है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से इसका अर्थ हो जाएगा और क्लिष्टत्व दोष हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्यारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, इस पद में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य, ओज, प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका माधुर्य गुण। इसमें माधुर्य गुण है। किसी पद में माधुर्य गुण कब होता है? जहां पर जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में मधुरता का संचार होता है, तो वहां पर माधुर्य गुण होता है। और यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत और करुण रसों में पाया जाता है, ठीक है। यह कानों को प्रिय लगता है, सुनने में मधुरता होती है, इसलिए माधुर्य गुण यहाँ पर है। प्रश्न संख्या 28 है, व्यंग्य जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है वर्ण्य व्यंग्य प्रसंग। उक्त कथन किस आचार्य का है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। मम्मट का, भिखारी दास का, कुलपति मिश्र का या प्रताप शाही का? व्यंग्य जीव है कवित्व में, अर्थ शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है वर्ण व्यंग्य प्रसंग। ये पंक्तियां हैं प्रताप शाही की, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भिखारीदास की पंक्तियां आती हैं रस से संबंधित पूछी जाती हैं। रस व्यक्ति परिपक्वता जाने रसिक न और, यह पूछी जाती है। भिखारीदास की पंक्ति याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि के दो प्रमुख भेद माने गए हैं, लक्षणामूला, व्यंजनामूला। लक्षणामूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भी दो भेद माने गए हैं। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणामूला ध्वनि का ही एक भेद है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ध्वनि के दो प्रमुख भेद माने गए हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। यह जो है गलत है। यह कथन ध्वनि सिद्धांत के संबंध में सही नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, तद 200 शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित किया गया है? पंडित राज जगन्नाथ द्वारा, मम्मट द्वारा, दंडी द्वारा या महीम भट्ट जी के द्वारा? से उत्तर है मम्मट द्वारा। यह पंक्तियां जो हैं यह मम्मट की है, जिसमें इन्होंने काव्य लक्षण को बताया है। इसके अलावा अगर बात करें पंडित राज जगन्नाथ की, तो इनका एक काव्य लक्षण पूछा जाता है, रमणीयार्थ प्रतिपादिकः शब्दः काव्यम, ठीक है। और दंडी का काव्य लक्षण है, दंडी द्वारा दिया गया काव्य लक्षण शरीरम तावदृष्टार्थम ब्रवच्छिन्ना पदावली, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। लिखने में जो काफी समय लग जाता है लिखने में, तो इसलिए मैं बस बोल देती हूँ, आपको सुनकर भी याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किस आलोचक का है? शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का या डॉक्टर नगेंद्र का? कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक कौन थे? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, देवीदत्त शुक्ल या सुमित्रानंदन पंत?
सही उत्तर हो जाएगा इसका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने इसका संपादन किया था, अत्यधिक संपादन। प्रश्न संख्या 33 है, जमाने में हम आत्मकथा के रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, निर्मला जैन या मैत्रेयी पुष्पा। जमाने में हम आत्मकथा किसकी है? सही उत्तर है इसका निर्मला जैन। निर्मला जैन की आत्मकथा का नाम है जमाने में हम। इसकी विधा पूछी जा सकती है और यह तो पूछा ही गया है कि यह किसकी आत्मकथा है। बात करें अगर हम मन्नू भंडारी की, तो इनकी आत्मकथा का नाम है एक कहानी। यह भी मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा दो भागों में है, एक है कस्तूरी कुंडल बसी और दूसरी है गुड़िया भीतर गुड़िया। प्रश्न संख्या 34 देखते। प्रश्न संख्या 34 है, लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? रमानाथ त्रिपाठी, कृष्णा अग्निहोत्री, रामदरस मिश्र या मन्नू भंडारी। लगता नहीं है दिल मेरा, यह किसकी आत्मकथा है? यह है कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा, जो कि 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है लगता नहीं है दिल मेरा, 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बात करें अगर रामदरस मिश्र की, तो इनकी आत्मकथा जो है कई भागों में है, जैसे कि जहां मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडियां, टूटते बनते दिन, उत्तर पथ, फुर्सत के दिन, ये इनकी आत्मकथाएं हैं। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। यात्रा साहित्य से संबद्ध निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है और फिर नीचे दिए गए कूट से सही कूट का चयन करना है। देख लेते हैं। रचनाएं हैं कितना अकेला आकाश, जहां फव्वारे लहू रोते हैं, आंखों देखा पाकिस्तान और अंतहीन आकाश। रचनाकार है नासिरा शर्मा, कमलेश्वर, रमेश चंद शाह, नरेश मेहता, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। मिला लेते हैं। सबसे पहले कितना अकेला आकाश की बात करें तो यह नरेश मेहता जी द्वारा लिखा गया है। जहां फव्वारे लहू रोते हैं नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया है। और आंखों देखा पाकिस्तान की बात करें तो यह कमलेश्वर की रचना है। और अंतहीन आकाश की बात करें तो यह विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना है। ठीक है, और इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4, 1, 2, 5। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? ठाकुर गदाधर सिंह, गोपाल राम गहमरी, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक या राहुल सांकृत्यायन। लंका यात्रा का विवरण, यह किसका यात्रा वृत्त है? से उत्तर हो जाएगा गोपाल राम गहमरी। यह 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह गोपाल राम गहमरी का यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न संख्या 37 है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है? देवेंद्र सत्यार्थी, राहुल सांकृत्यायन, निर्मल वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा गया यात्रा वृत्तांत है? से उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया। प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। हिंदी में रेपोतार्ज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन है? शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, प्रभाकर माचवे या निर्मल वर्मा। हिंदी में रेपोतार्ज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन है? से उत्तर हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। इनकी रचना लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज माना जाता है और यह रूपाभ पत्रिका के एक पत्रिका थी रूपाभ, और इस पत्रिका के दिसंबर 1938 के अंक में यह प्रकाशित हुआ था। रिपोतार्ज शब्द किस भाषा का है, यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। रिपोतार्ज शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, और इस रिपोतार्ज विधा का आगमन जो है आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था गद्य विधा के रूप में। प्रश्न संख्या 39 है। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी या सोहनलाल द्विवेदी। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि सभी के नाम इसमें कन्हैयालाल हैं। से उत्तर है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 देखिए। अमिट रेखाएं संस्मरण रेखा चित्रकार इनमें से कौन है? विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मल्लिक, देवेंद्र सत्यार्थी या शिव पूजन सहाय।
यानी कि अमिट रेखाएं जो कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, यह किसकी रचना है? सही उत्तर है सत्यवती मलिक, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह इन्होंने 1951 ईस्वी में लिखा था। बात करें विष्णु प्रभाकर की, तो इनका है रेखा चित्र कुछ शब्द कुछ रेखाएं, जो कि इन्होंने 1965 ईस्वी में लिखा था। प्रश्न संख्या 41 है, अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया है? विष्णु प्रभाकर ने, गिरिराज किशोर ने, रामविलास शर्मा ने या जैनेन्द्र कुमार ने? अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। इन्होंने अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42 है, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? निज वृत्तांत, ठेले पर हिमालय, निंदा रस या आखिरी चट्टान? इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? से उत्तर है निज वृत्तांत। किसकी आत्मकथा है यह है अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा, जबकि ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है, जो कि निबंध रचना है। और निंदा रस की बात करें तो यह हरिशंकर परसाई की रचना है, व्यंग्यात्मक निबंध कर सकते हैं। और आखिरी चट्टान जो है यह किसकी रचना है? मोहन राकेश की है, और यह एक यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न संख्या 43 देखिए, छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बांग्ला की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया। बांग्ला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि रह नहीं सके, या हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते हैं, या बांग्ला साहित्य में छायावादी को नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रसारित करते रहे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे, यह सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं, रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। भारतेंदु जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या सुमित्रा नंदन पंत जी ने? रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? यह किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 देखिए, कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? मलयज की, रामस्वरूप चतुर्वेदी की, परमानंद श्रीवास्तव की या प्रभाकर श्रोत्रिय की? कवि कर्म और काव्य भाषा। सही उत्तर हो जाएगा इसका परमानंद श्रीवास्तव की रचना है कवि कर्म और काव्य भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? समीक्षा में रचनाकारों की विशेषताओं और उनकी अंतः प्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने ही ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने आलोचना का ढांचा भारतीय रहने दिया, लेकिन उसका बाह्य रूप और रचना विधान पश्चिम से लिया। समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य शुक्ल ने किया, लेकिन उन सिद्धांतों को व्यवहारिकता के धरातल पर कार्यान्वित करने का गुरुतर दायित्व उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंप दिया, या हिंदी समीक्षा को उन्होंने युगानुरूप नवीनता प्रदान की। आपको बताना इनमें से गलत कथन कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 47 देखिए, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? शुक्ल जी का, द्विवेदी जी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का या मैथ्यू अर्नाल्ड का? रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं,
कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब हो लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? प्रसाद जी का, नरेश मेहता का, राधारी सिंह दिनकर जी का या कुंवर नारायण का? कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन है राधारी सिंह दिनकर जी का, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय या मजदूरी और प्रेम? बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, युद्ध और नारी। इस निबंध से यह पंक्तियां ली गई हैं और यह महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित निबंध है। ठीक है, प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? पद्मिनी, कमलिनी, संयोगिता या चंद्रिका? सही उत्तर हो जाएगा संयोगिता। प्रश्न संख्या 51 है। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या नामदेव? महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? सही उत्तर है नामदेव का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है और नामदेव ने निर्गुण और सगुण दोनों मार्गों को अपनाया था। प्रश्न संख्या 92 है। प्रेमचंद की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श, जिसे वृद्ध विमर्श भी कहते हैं, इसके अंतर्गत रखा जा सकता है? बूढ़ी काकी, अलग्योझा, सदगति या मुफ्त का यश? इनमें से किस कहानी को वृद्ध विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है? से उत्तर हो जाएगा बूढ़ी काकी। यह प्रेमचंद की कहानी है और यह वृद्धावस्था विमर्श से संबंधित है। प्रश्न संख्या 43 है। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण कौन सा है? कायाकल्प, सेवा सदन, गबन या रंगभूमि? बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण किस नाम से प्रेमचंद जी ने किया था? यह नाम था सेवा सदन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? शेखर एक जीवनी से, बाणभट्ट की आत्मकथा से, पहला गिरमिटिया या राग दरबारी? सुचरिता एक पात्र है और इसका संबंध आपको बताना है कि किस उपन्यास से है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट की आत्मकथा। इसके प्रमुख पात्रों में अगर बात करें तो न्योनिया, जिसको निपुणिका नाम भी है, और तुअर है, मिलिंद है, सुचरिता है, महामाया नाम से एक पात्र इसमें है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा था, जो कि 1946 ईस्वी में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन वर्ष इसका 1946 है। शेखर एक जीवनी के पात्र की बात करें तो उसमें शशि और शेखर प्रमुख पात्र हैं। इसके अलावा शारदा भी एक प्रमुख पात्र है। अज्ञेय का यह उपन्यास है। पहला गिरमिटिया, जो कि गिरिराज किशोर का उपन्यास है, 1999 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था और इसमें मोहन दास जो है यह मुख्य पात्र हैं और नाग दरबारी के बहुत से मुख्य पात्र हैं। श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है, जो इसमें वैद्य जी एक मुख्य पात्र हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? पूछा गया प्रश्न है यह। प्रदीप सौरभ, महुआ माझी, रीता शुक्ला या तुलसी राम? मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? यह उपन्यास जो है 2009 में प्रकाशित हुआ था। नई रचना है तो पूछी जा सकती है परीक्षाओं में। यह उपन्यास 2009 में प्रकाशित हुआ था। प्रदीप सौरभ का यह उपन्यास है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 है। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? विश्रामपुर का संत, राग दरबारी, आधा गांव या मैला आंचल? शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? से उत्तर है राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है। प्रश्न संख्या 57 है। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है?
मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी या अलका सरावगी। शेष कादंबरी किसका उपन्यास है? से उत्तर है इसका अलका सरावगी। शेष कादंबरी अलका सरावगी का उपन्यास है। उषा प्रियंवदा के उपन्यासों में सबसे ज्यादा पूछा जाता है जो है 55 खंबे लाल दीवारें। ये बहुत ही अच्छा उपन्यास है, अगर टाइम मिले तो इसको जरूर पढ़िएगा। रुकोगी नहीं राधिका इनका एक अन्य उपन्यास है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 58 है, गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? नामवर सिंह, सुप्रसाद सिंह, अज्ञे या मोहन राकेश। गली आगे मुड़ती है से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुप्रसाद सिंह। गली आके मुड़ती है, अलग अलग वैतरणी, दिल्ली दूर है, औरत, कुहरे में युद्ध, वैश्वानर, सैलूस, नीला चांद इत्यादि सुप्रसाद सिंह की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं। अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? पहला गिरमिटिया, जुगलबंदी, परिशिष्ट या तीसरी सत्ता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। से उत्तर है पहला गिरमिटिया। ऐसा पहला गिरमिटिया में वर्णित किया गया है। ठीक है, यह उपन्यास गांधी जी के जीवन पर आधारित है और गांधी जी ने अफ्रीका में थोड़ा सा समय बिताया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, रामविलास शर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का या डॉक्टर नगेंद्र का। कथन है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, वेरी इंपॉर्टेंट है। से उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु या जन्मेजय का नागयज्ञ। यह भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है तो गलत नहीं होना चाहिए। से उत्तर है चंद्रगुप्त नाटक से यह लिया गया है और यह कथन जो है चाणक्य ने कहा था चंद्रगुप्त से। प्रश्न संख्या 62 है, यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से हैं? सातगीतवर्ष, अंधेरे में, अंधा युग या कुरुक्षेत्र। यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। से उत्तर है अंधा युग। यह धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध गीति नाटक अंधा युग की पंक्तियां हैं और यह महाभारत युद्ध के अंतिम दिवस पर आधारित एक गीति नाट है। ठीक है, अगला प्रश्न है 63वां, बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की थी? भुवनेश्वर प्रसाद ने, उदय शंकर भट्ट ने, रामकुमार वर्मा ने या उपेंद्रनाथ अस्क ने। बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटकों की शुरुआत किसने की थी? सही उत्तर है इसका भुवनेश्वर प्रसाद ने और इन्होंने लिखा था स्ट्राइक, कारवां, तांबे के कीड़े, शैतान, प्रतिभा का विवाह। ये भुवनेश्वर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई एकांकियां हैं। प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? बड़ी लड़की, छोटी लड़की, स्त्री या लड़का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर है बड़ी लड़की। बड़ी लड़की कथन कहती है। प्रश्न संख्या 65 है, निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? आगा हस्र कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, विपिन कुमार अग्रवाल या नारायण प्रसाद विताप। इनमें से कौन पारसी नाटककार नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा विपिन कुमार अग्रवाल। यह पारसी नाटककार नहीं है, यह विसंगति बोध से संबंधित नाटककार है। प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं। अंधा युग से उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। गांधारी, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र या संजय। यह पंक्तियां किस पात्र की हैं? से उत्तर है धृतराष्ट्र की। यह पंक्तियां धृतराष्ट्र की हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67। चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती? सुवासिनी, कल्याणी, कर्नेलिया या मालविका? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, पूछा गया प्रश्न है किसी परीक्षा में। चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता? सही उत्तर है सुवासिनी। यह चंद्रगुप्त से प्रेम भाव नहीं रखती, यह सक्टार से प्रेम करती थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 68 है, अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। स्कंदगुप्त, पश्चात्कृति, मातृगुप्त या भट्टार्क? अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। सही उत्तर है भट्टार्क। यह कथन भट्टार्क द्वारा कहा गया है। और यह किस नाटक की पंक्तियां हैं? यह स्कंदगुप्त नाटक की पंक्तियां हैं, जो कि 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जयशंकर प्रसाद की हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, चंद्रावली नाटिका के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र या हरिकृष्ण भारती? चंद्रावली नाटिका किसकी रचना है? से उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह नाटिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है और इस नाटक में वैष्णव भक्ति एवं प्रेम तत्व को चित्रित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 70 है, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका क्या नाम है? रंगपीठ, रंगशीर्ष, नेपथ्य या रंगस्थल? नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है तो उसको क्या कहते हैं? रंगमंच के 3 भाग होते हैं, उनमें से सबसे आगे जो होता है उसका नाम बताना है आपको। सही उत्तर है, उसका नाम होता है रंगशीर्ष, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पिछले भाग को क्या कहते हैं? सबसे पिछले भाग को नेपथ्य कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 71 है, रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? चिरंजीत, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद या सेठ गोविंद दास? रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा चिरंजीत। यह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है रेडियो नाटककार के रूप में। प्रश्न संख्या 72 देखिए, उत्तरायण किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त या राम कुमार वर्मा? उत्तरायण किसकी कृति है आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा रामकुमार वर्मा। यह रामकुमार वर्मा का नाटक है उत्तरायण। रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु एकांकी की रचना की थी, जो कि 1930 ईस्वी में इन्होंने की थी और उत्तरायण इनकी रचना है। प्रश्न संख्या 73 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के राजा पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में दिखाया गया है? कोणार्क में, शारदिया नाटक में, भारत दुर्दशा में या पहला राजा में? जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त एक जगह है, वहां के राजा थे पृथु, इनके बीच समानता दिखाने का प्रयास किस नाटक में किया गया है? यह है पहला राजा, यानी कि ऑप्शन डी, जो कि जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। प्रश्न संख्या 74 है, भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मुंबई में, उज्जैन में, बंगाल में या कर्नाटक में? सही उत्तर हो जाएगा इसका बंगाल में हुई थी। ठीक है, और अंग्रेजों द्वारा वहां पर प्रथम रंगशाला की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था प्ले हाउस। 1776 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया था? रहस्य कथा, कृतांत, गुप्तचर या एज ए लाइक इट? बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया था? राइट आंसर हो जाएगा कृतांत नाम से, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, यह कथन किसका है? कार्नेलिया, सुवासिनी, ध्रुव स्वामिनी, कोमा, यानी कि किनके बीच में संवाद होता है? चंद्रगुप्त अलका या स्कंदगुप्त वसंत सेना? यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है।
यह चंद्रगुप्त नाटक की पंक्तियां हैं और कार्नेलिया ने सुवासिनी से यह कथन कहा था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 को देखिए। प्रश्न संख्या 77 है, प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? कोणार्क, शारदिया, शिल्पी या आदमी का जहर? किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क। कोणार्क नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को, और यह नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। इसके प्रमुख पात्र एक है विशु नाम से, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विशु किस नाटक का पात्र है, तो यह कोणार्क नाटक का पात्र है। प्रश्न संख्या 78 देखिए, मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? यौन कुंठाओं का, मानव मन की पार्श्विक प्रवृत्तियों का, अधिकारी वर्ग की स्वार्थ परकता एवं क्रूरता का, या समाज व्यापी संत्रास का? तिलचट्टा किसका प्रतीक है तिलचट्टा नाटक में? से उत्तर है यौन कुंठाओं का प्रतीक है यह तिलचट्टा। हिंदी साहित्य के आधुनिक नाट्यकार है मुद्रा राक्षस और इन्हीं के द्वारा लिखा गया था तिलचट्टा, जिसमें यौन कुंठाओं को व्यक्त करने वाला प्रतीक है तिलचट्टा। मुद्रा राक्षस ने इस नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है। इसको भी याद रखिएगा कि मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को क्या कहा है? हाशिए की भाषा कहा है। प्रश्न संख्या 79 को देखते हैं। 79, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है? विशस्य विस्मौसधम, नील देवी, अंधेर नगरी या भारत दुर्दशा? भारतेंदु जी ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है? से उत्तर हो जाएगा भारत दुर्दशा नाटक को इन्होंने नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 80 है, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली और तौलिए? इनमें से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सूखी डाली, जो कि उपेंद्र नाथ अस्क जी द्वारा लिखी गई एकांकी है, और इसमें संयुक्त परिवार की समस्या को दर्शाया गया है कि एक बड़े परिवार में कैसे सभी को संतुष्ट करते हुए एकता के सूत्र में बांधकर रखा गया है। प्रश्न संख्या 81 है, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद, नारी शोषण, युद्ध की समस्या या सांप्रदायिकता? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही हो, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी एक बार शेयर कर दीजिएगा। से उत्तर हो जाएगा जातिवाद। कोर्ट मार्शल जो है स्वदेश दीपक का एक प्रसिद्ध नाटक है, जो कि 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसमें वर्ग एवं जातिवाद का भयावह रूप चित्रित किया गया है कि किस तरह भारतीय फौज में भी यह जातिवाद हावी है। ठीक है, और इसका मुख्य पात्र जो है वह रामचंद्र है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 82 है, सीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग या द्रौपदी? सीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? यह है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक की पात्र है। नाम बहुत ही बड़ा है। और बात करें सेतु बंध नाटक की, तो यह प्रकाशित कब हुआ था? सुरेंद्र वर्मा का ही नाटक है, 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और यह सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक यह 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और 8वां सर्ग जो है यह 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसके प्रमुख पात्र जो है वह प्रियंगु मंजरी है। उसके अलावा द्रौपदी नाटक की बात करें तो यह 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सुरेखा और मनमोहन इसके प्रमुख पात्र हैं। अगर बात करें यह 8वां सर्ग जो नाटक है इनका, यह पहली बार हत्या शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। कथा पत्रिका नाम से एक पत्रिका चलती थी, और उसी पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था। किस शीर्षक से? हत्या शीर्षक से। ठीक है। प्रश्न संख्या 83 है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं।
जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? दंडनायक, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सिंहरण? बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं और सही पंक्तियां हैं यह, कि जब तक समझदारी आती है यौन चला जाता है, उसी तरह जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। और यह पंक्तियां जो है यह चाणक्य की हैं, यह कथन चाणक्य का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं सिंहरण का एक कथन पूछा जाता है, यह जो ऑप्शन डी है सिंहरण, इसका एक कथन आता है और परीक्षाओं में पूछा जाता है किसका है, कि अतीत सुखों के लिए सोच क्यों और अनागत भविष्य का डर क्यों। ठीक है, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा। यह पंक्तियां पूछी जाती है परीक्षाओं में कि किसके द्वारा बोली गई हैं। प्रश्न संख्या 84 है, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? जन्मेजय का नाग यज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे या तमस? मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को किसमें दर्शाया गया है? यह है मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे नाटक, जिसमें मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को काफी अच्छी तरीके से चित्रित किया गया है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक से है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों की राजहंस या पैरों तले जमीन? यह प्रैक्टिस सेट केवल उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए ही नहीं बल्कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हैं या केवीएस या एनबीएस की परीक्षा देने वाले हों या डी ट्रिपल एसबी की परीक्षा देने वाले हों, यह सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफी अच्छे प्रश्न है इसमें। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, लहरों के राजहंस से यह कथन लिया गया है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। और लहरों के राजहंस मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है। प्रश्न संख्या 86 को देखते हैं, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध संबंधों से बड़ा है, मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? कालिदास का मल्लिका के प्रति, मल्लिका का स्वागत कथन है यानी खुद से, मल्लिका का अंबिका के प्रति है या मल्लिका का कालिदास के प्रति है? यह कथन जो है मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन से लिया गया है। ठीक है, और यह जो कथन है मल्लिका अंबिका से कहती है, जो माँ पुत्री हैं दोनों। प्रश्न संख्या 87 देखिए, सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती थी? निडर आदमी, विचारशील आदमी, अधूरा आदमी या एक पूरा आदमी? सावित्री आधे अधूरे नाटक जो है उसकी पात्र है और आपको बताना है कि वह इसमें कैसा आदमी चाहती थी अपने लिए। सही उत्तर है एक पूरा आदमी। कोई भी अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है, यही इस नाटक में दिखाया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 है, जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह इनमें से कौन सा है? मुक्ति का रहस्य, कौमुदी महोत्सव, समस्या का अंत या भोर का तारा? जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह इनमें से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा भोर का तारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 है, भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? कल्पना, कविता, देवी या श्रृंगार मूर्ति? सही उत्तर हो जाएगा कविता। प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री कविता है। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है जो भोर का तारा है एकांकी। प्रश्न संख्या 90 है, अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ था? 1922, 1926 ईस्वी, 1930 ईस्वी या 1931 ईस्वी में? अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर है 1922 ईस्वी में अजातशत्रु नाटक प्रकाशित हुआ था, जो कि जयशंकर प्रसाद का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 91 है, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता की, दलित विमर्श की, प्रगतिवाद की या छायावाद की? सही उत्तर हो जाएगा नई कविता की। लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है।
नई कविता आंदोलन का आरंभ इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था परिमल के कवि जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव नारायण शाही के संपादन में हुआ था, जो कि 1954 में एक प्रकाशित हुई थी पत्रिका इसके माध्यम से, जिसका नाम था नई कविता। ठीक है। प्रश्न संख्या 92 है, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां अज्ञेय की किस कविता से हैं? पहचान से, सांप से, हरी घास पर क्षण भर से या हवाई अड्डे पर विदा। यह किस रचना से ली गई पंक्तियां हैं, किस कविता से ली गई पंक्तियां हैं? से उत्तर हो जाएगा यह हवाई अड्डे पर विदा, इस कविता से यह पंक्तियां ली गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 है, कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? युद्ध देश विरोधी प्रवृत्ति है, संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है, युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होता है, या जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। कुरुक्षेत्र जो रचना है, इसका मुख्य प्रतिपाद्य या उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 94 है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या आधुनिकतावादी? शोषक वर्ग के प्रति घृणा के भाव की किस युग की कविता की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? से उत्तर है प्रगतिवादी। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर्ष से बाहर हो विशब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है? साकेत में चित्रकूट का, असाध्य वेड़ा में वन प्रांतर का, रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का या कामायनी में शाश्वत प्रदेश का? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, अच्छा प्रश्न कर सकते हैं। सही उत्तर है रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का यह वर्णन किया गया है। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर्ष से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इसे याद रखिएगा। यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रश्मिरथी, जिसका अर्थ होता है सूर्य का सारथी, और इस रचना में 7 सर्ग हैं, इसे भी याद रखिएगा। रश्मिरथी में सर्गों की संख्या है 7। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 96 है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? राज सिंह, नरसिंह, शिव सिंह या छत्रसाल सिंह? छत्रसाल। सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति जो है यह तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और चीज याद रखिएगा आप लोग, हिंदी में कृष्ण को सबसे पहले काव्य में वर्णित किसने किया था? वो थे विद्यापति, और उनकी रचना पदावली में सबसे पहले कृष्ण को काव्य का विषय बनाया गया है। प्रश्न संख्या 97 है, प्रसाद कृत प्रलय की छाया के विषय वस्तु के केंद्र में कौन है? महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय या रानी कमलावती का पश्चाताप? से उत्तर हो जाएगा रानी कमलावती का पश्चाताप, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस कविता में अलाउद्दीन गुजरात के गुर्जर नरेश को पराजित करके उनकी पत्नी कमलावती को दिल्ली लाता है, जहां रानी बंदी के रूप में पश्चाताप करती हुई जीवन व्यतीत करती है। यह रचना पहली बार 1931 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और बाद में लहर जो कि 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इस काव्य संग्रह में यह रचना संग्रहित की गई थी। प्रश्न संख्या 98 है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? निराला के, हनुमान के, लक्ष्मण के या विभीषण के? सही उत्तर हो जाएगा इसका सूर्यकांत माफ कीजिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन सत्य की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 99 देखिए, कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं किया गया है, और यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है।
सही उत्तर हो जाएगा इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, यह असत्य कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100 है। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? प्रसाद, पंत, महादेव वर्मा या निराला? प्रथम रश्मि का आना रंगिनी को तूने कैसे पहचाना, यह किसकी पंक्तियां हैं? यह पंक्तियां हैं सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 101 है। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या रामधारी सिंह दिनकर? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न संख्या 2 देखिए, द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, माखनलाल चतुर्वेदी या बालकृष्ण शर्मा नवीन ने? द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं? सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। यह उर्दू में जकी नाम से रचनाएं लिखते थे और इनकी रचनाओं में पूछी जाती है गंगा अवतरण, उद्धव शतक जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, हिंडोला और कलकासी। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी कि मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? मैथिली शरण गुप्त ने, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, रामधारी सिंह दिनकर ने या हरिऔध जी ने? किस साहित्यकार ने राष्ट्र को यानी कि देश को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त ने। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने ऐसा कहा है। इनकी एक पंक्तियां हैं, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 104 है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद का या महादेवी वर्मा का? कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 105 है। आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? बाबू श्याम सुंदर दास ने, बाल मुकुंद गुप्त ने, झाबरमल शर्मा ने या पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी ने? आत्माराम के छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना किसने की थी? सही उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त ने की थी। आचार्य द्विवेदी जी अपने ग्रंथ भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख में अनिश्चितता शब्द का प्रयोग करते हैं और तब बाल मुकुंद गुप्त जी को छेड़छाड़ करने का मौका मिल जाता है और इन्होंने उसके बाद आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना की और फिर इसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सर्गो नरक ठेकाना नाही शीर्षक में कल्लू अलहित के छद्म नाम से जवाब दिया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 106 है। रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? कुलपति मिश्र, देव, मतीराम या चिंतामणि? सही उत्तर हो जाएगा मतीराम। मतीराम ऐसे कवि हैं जिनकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में नहीं की जाती है, जबकि कुलपति मिश्र, देव और चिंतामणि सर्वांग निरूपक कवियों के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 107 है। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय। काव्य विषय की परिभाषा इनमें से किस आचार्य कवि की है? चिंतामणि, केशवदास, भिखारीदास या मतीराम? सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि। यह काव्य की परिभाषा जो है यह चिंतामणि के द्वारा दी गई है। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। इनकी से विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है?
देव के बारे में, ठाकुर के बारे में, घनानंद के बारे में या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है घनानंद के बारे में। घनानंद के बारे में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न संख्या 109 है, सुजान के उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय के या राधा वल्लभ संप्रदाय के? सही उत्तर है ऑप्शन बी, निम्बार्क संप्रदाय के। घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं और दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे और दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है। पूछा जाता है कि घनानंद को किसने साक्षात रस मूर्ति कहा था? शुक्ल जी ने कहा था। प्रश्न संख्या 110 है, निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? मतीराम भूषण सोमनाथ, भूषण मतीराम पद्माकर, चिंतामणि मतीराम सोमनाथ या चिंतामणि भूषण या मतीराम? सही उत्तर है चिंतामणि भूषण और मतीराम यह आपस में भाई माने जाते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी के भाई थे भूषण मतीराम और जटाशंकर त्रिपाठी। ठीक है, तो हालांकि डॉक्टर नगेंद्र ऐसा नहीं मानते कि ये सभी लोग भाई थे। प्रश्न संख्या 11 है, ये ब्रजभाषा के मतीराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? बेनी प्रवीण, बोधा, ग्वाल या भूषण? ये ब्रजभाषा के मतीराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। शुक्ल जी ने यह बेनी प्रवीण के लिए कहा था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? सही उत्तर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 113 है, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूर सागर के किस अंश में मिलता है? बाल लीला में, प्रेम लीला में, दान लीला में या भ्रमर गीत में? सही उत्तर है भ्रमर गीत में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास कृत सूर सागर का उपजीव्य भागवत पुराण है, यानी कि भागवत पुराण के 10वें स्कंध पर को आधार बनाकर सूरदास जी ने सूर सागर की रचना की है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर सागर रचना को भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहा है, यह भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 114 है, निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कुंभन दास तथा कृष्णदास, सूरदास तथा परमानंद दास, नंददास तथा चतुर्भुज दास, सूरदास और कृष्णदास? सही उत्तर हो जाएगा नंददास और चतुर्भुज दास। यह वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे, इसलिए यह कथन असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, कबीर के विजय पर रची गई तृतीया टीका किसकी है? पूरनदास की, जगजीवन दास की, भगवान दास की या पलटू साहब की? कबीर के बीजक पर लिखी गई तृतीया टीका किसके द्वारा लिखी गई है? सही तो हो जाएगा पूरनदास की। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 116 है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? शुक्ल जी का, विद्यानिवास मिश्र जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का या नामवर सिंह जी का? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यह कथन है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो ये कहा है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है।
भ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? राहुल संकृत्यायन का, रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या नामवर सिंह जी का? से उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 119 है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? रामकुमार वर्मा का, धीरेन्द्र वर्मा का, गणपति चंद्र गुप्त का या मिश्र बंधु का? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप लोगों के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा का। यह कथन रामकुमार वर्मा जी का है। 120 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? राजवती, रूपमती, मृणालवती या राजमती? बीसल देव रासो नरपति नाल्ह की रचना है जो कि 4 खंडों में विभाजित है और इसकी नायिका का नाम है राजमती, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 121। कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र या सुखदेव बिहारी मिश्र? से उत्तर है कृष्ण बिहारी मिश्र। यह मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। प्रश्न संख्या 122 है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, गार्सा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन या राजा लक्ष्मण सिंह? सही उत्तर हो जाएगा इसका गार्सा दत्तासी। यह कथन गार्सा दत्तासी का है। ये एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदी या उर्दू के अध्यापक थे और इन्होंने संवत 1896 ईस्वी में कौन सा ग्रंथ लिखा था? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुइये हिंदुस्तानी, और जिसमें इन्होंने उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ विद्वानों का उल्लेख किया था और इन्होंने कहा था कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। प्रश्न संख्या 23 है। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा था? रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद ने या शांति प्रिय द्विवेदी जी ने? प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है। सीधा सीधा प्रश्न ये है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसका ग्रंथ है, किसने लिखा है? सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक ग्रंथ है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 124 है। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा या उपर्युक्त में से कोई नहीं? भारतीय साहित्य की भूमिका, इसके लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा इसका रामविलास शर्मा। यह रामविलास शर्मा की रचना है। और प्रश्न संख्या 125 है और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है यह। कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। मेरे ख्याल से आपके 100 प्रश्न जरूर सही होंगे और कोई बात नहीं, अगर कम प्रश्न सही हुए हों तो आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नए प्रश्न देखने को मिले होंगे जो एक बार गलत हुए तो आगे आने वाली परीक्षाओं में गलत नहीं होंगे। प्रश्न संख्या 125 है। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र? सही उत्तर हो जाएगा इसका रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आरंभ जो है वह 693 ईस्वी से मानते हैं और इन्होंने 693 से 1693 तक का ही इतिहास ग्रंथ लिखा है। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।